Hello everyone. Topic of our today's session is Market Outlook and Nippon India MNC Fund (NFO). For this, we have invited Mr. Rajesh Jayaraman, Head Product Management, Nippon AMC. So basically, the idea was to share quickly with you what is our outlook in terms of equity markets, खास करके जो आज का माहौल है, जिसमें बहुत सारे आप बोल सकते हो बहुत सारे पैरामीटर्स हैं या फिर बहुत सारे इवेंट्स हैं जिसके कारण अनसर्टेनिटी बनी हुई है. And in that backdrop, what kind of strategies can one look at? Also, we'll end up talking on our MNC fund, which is an NFO, which is currently underway, and why we think उसमें कोई सेंस बनता है, क्योंकि आप देख रहे हो बहुत सारे NFOs हैं मार्केट में, चल रहे हैं या आते रहे हैं. तो इसके बीच में MNC का क्या एक रेशनल है इन्वेस्टमेंट करने का, क्या रीजन है इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने का. तो मार्केट के अंदर आप देखोगे तो एक साल भर में काफी बड़ा स्विंग आया इन टर्म्स ऑफ सेंटिमेंट, इन टर्म्स ऑफ दिस थिंग. तो बेसिकली व्हाट इज हैपेंड इन इन द मार्केट इज, बेसिकली इसको हम दो हिस्से में बांट सकते हैं, जो मैंने कोशिश किया है स्लाइड में दिखाने की. हालांकि हम फेस टू फेस नहीं है तो प्रॉब्ली आप लोगों को शायद इतना क्लियरली दिख नहीं रहा होगा. इसके अंदर दो पार्ट है. तो एक था पिछले साल का माहौल, जब सब कुछ ठीक लग रहा था. पिछले साल सितंबर अक्टूबर तक सब कुछ ठीक लग रहा था. मार्केट हालांकि करेक्ट हुआ था उस समय, लेकिन इकोनॉमिकली थिंग्स वर लुकिंग फेयरली ओके. लेकिन आफ्टर सम पॉलिसी शिफ्ट, स्पेशली इन द यूएस में जो एंटिसिपेटेड पॉलिसी शिफ्ट है, उसके बाद आप देखोगे तो जो की वर्ड्स हम बोल सकते हैं फाइनेंशियल मार्केट्स के हिसाब से, वो टिपिकली हो गया स्टैगफ्लेशन, रिसेशन, ये सब चीज में आ गया. क्योंकि सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट आया है ग्लोबली वो आया है टैरिफ्स को लेके. तो यूएस के अंदर जो चल रहा है फिलहाल, हालांकि भारत को सीधा सीधा या डायरेक्ट इम्पैक्ट जो हम देख रहे हैं वो काफी कम है, लेकिन ओवरऑल अगर वर्ल्ड वाइड हम देखेंगे तो आज बहुत बड़ा अनसर्टेनिटी बना हुआ है इन टर्म्स ऑफ हाउ द टैरिफ्स विल पैन आउट. तो इसमें हमारी समझ क्या है, क्योंकि आई एम श्योर ऑल ऑफ अस वांट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम ईच अदर कि व्हाट इज आवर इंटरप्रिटेशन ऑफ थिंग्स. सो टू थिंग्स इज कमिंग आउट टुडे. एंड टैरिफ ऑब्वियसली इज नॉट न्यू नाउ, जनवरी से लेके चल ही रहा है. आज हम जुलाई में आ गए, मतलब 6 महीना हम निकाल दिए इसी चक्कर में कि क्या होगा. आपने एक चीज देखा होगा इस दौरान, भारत में नहीं, दूसरे विश्व के अन्य जो इक्विटी मार्केट्स है, सभी जगहों में इक्विटी का एक लहर फिर से वापस आया है. खास करके मार्च अप्रैल के बाद ऑलमोस्ट एवरी मार्केट इन दी एवरी लार्ज मार्केट इन दी वर्ल्ड, टू बी प्रिसाइज, have done exceedingly well. So Taiwan obviously has been the best performing market this year. कोरिया ने काफी अच्छा किया है, ब्राजील ने काफी अच्छा किया, जर्मनी ने तो बहुत अच्छा किया. इनफैक्ट जर्मनी वुड हैव बीन द बेस्ट परफॉर्मिंग, आई थिंक प्रॉब्ली इवन हायर देन ताइवान. सो व्हाट वी आर सीइंग इज अक्रॉस ज्योग्राफीज इक्विटी मार्केट्स हैव डन वेल. सो व्हाई डू यू थिंक दिस इज हैपनिंग? कि टैरिफ का डर नहीं है लोगों को? द आंसर इज कि जो भी पॉलिसी है यूएस के अंदर, उसमें बहुत बड़ी एक अनसर्टेनिटी रहा है. साल की शुरुआत से ही जो उनके प्रेसिडेंट जो भी बयान दे रहे हैं, जो भी वो बोल रहे हैं आके कि आज हम ये चीज करेंगे, एक हफ्ते बाद, एक महीने बाद उसको इधर पॉज कर देते हैं या फिर रिवर्स कर देते हैं. तो मार्केट में एक तरह से अभी जो लोग बोलते हैं आज की तारीख में एक कैच वर्ड हो गया है टैको. तो इसका एक ही मतलब है, आई विल नॉट गो इनटू द इंटरप्रिटेशन ऑफ दैट, आप सबको जानते ही है. इसका एक ही था कि वॉट एवर द पॉलिसी मेकर्स डू, चाहे वो यूएस के ट्रम्प जी हो या फिर बैंक ऑफ जापान के जो पॉलिसी मेकर्स वो हो, द फैक्ट इज कि इनको कहीं ना कहीं एक तो मार्केट और इकोनॉमी की चिंता काफी लगी रहती है. तो ये जो भी कदम उठाएंगे, हालांकि कुछ कदम बहुत अच्छे भी नहीं होंगे नियर टर्म के लिए, लेकिन ये बहुत बड़ा डेंट नहीं देंगे इकोनॉमी को. ये एक विश्वास मार्केट के अंदर आया पिछले 3-4 महीने में, जब जब आपने देखा कि पहले इन्होंने बोल दिया कि सबके साथ बिजनेस बंद कर देंगे, टैरिफ्स लागू कर देंगे यूनिलैटरली. देन ही सेड नहीं, मैं भी पॉज करने वाला हूँ, मैं आपको 2 महीने देने वाला हूँ, उसके अंदर जो भी मेरे से वापस जुड़ेंगे हम उसके साथ नेगोशिएट करेंगे और डील फाइनलाइज करेंगे. हालांकि डील कुछ हुआ नहीं किसी के साथ भी, लेकिन अभी बातचीत शुरू है सबके साथ. तो मार्केट में कहीं ना कहीं एक उम्मीद है कि some of these policies will not be so detrimental. It still will be dragging the growth down, not only for US but also from a global point of view. उसमें भी impact दिखेगी, is what most of us believe. Also, अगर आप US मार्केट्स को ट्रैक कर रहे हैं, उसको उसमें आपको आइडिया लगेगा कि जो चैलेंजेस हम देख रहे हैं वहां पे, वो ट्विन फोल्ड है. एक तो चाहिए उनको रेट कट चाहिए इकोनॉमिक ग्रोथ रिवाइव करने के लिए, या फिर ग्रोथ स्लोडाउन की जो गुंजाइश है वहां पे जो टैरिफ्स के कारण होगा, सो उसको रिवाइव करने के लिए उनको रेट कट चाहिए, उसको रिवाइव करने के लिए पॉलिसी सपोर्ट चाहिए. लेकिन ये दोनों चीज करने के लिए उनकी फिजिकल डेफिसिट थोड़ी अच्छी शेप में होनी चाहिए, जो नहीं है.
आज $36 ट्रिलियन का करीबन उनके डेट है। तो उस डेट को सर्विस करने के लिए ब्याज दर या इंटरेस्ट रेट्स को नीचे ले आना पड़ेगा। एंड फॉर दैट टू बी डन, फेड नीड्स टू हैव दैट कॉन्फिडेंस कि इम्पैक्ट जो टैरिफ्स का वो बहुत बड़ा नहीं होगा। तो ये एक कश्मकश चल रही है काफी टाइम से, इफ यू बीन रीडिंग एंड हियरिंग दिस। एंड दैट अगेन पुट्स अस इन अ वेरी डिफरेंट स्पॉट, कि शायद यूएस उस तरह का रेट कट करके ग्रोथ को रिवाइव करना उतना आसान नहीं होगा। कल की बात है, जो डेटा आपने देखा होगा वहां पे, कि इकोनॉमी उतना खराब नहीं कर रहा है। तो एक तरह से आप बोल सकते हो इक्विटी के लिए नेगेटिव नहीं है, क्योंकि इकोनॉमी अभी भी खराब नहीं हुआ है। अभी भी उनकी जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो काफी निचले स्तर पर है, 4% का अनएम्प्लॉयमेंट रेट आया। तो सिचुएशन अभी इतना खराब भी नहीं है कि वहां पे फेड रेट कट करे। तो ये सब चीज में तो इतना लंबा चौड़ा आपको समझाने का ये के पीछे केवल एक ही मकसद था, कि वॉट एवर टूडे वी अंडरस्टैंड फ्रॉम अ ग्लोबल पॉइंट ऑफ व्यू, there are only two, three things to summarize. One, the impact for India on a direct basis of some of this which is happening is going to be limited. इनडायरेक्ट इम्पैक्ट ऑब्वियसली जरूर होगा इंडिया में भी। कुछ क्षेत्रों में, कुछ सेगमेंट्स में, कुछ सेक्टर्स में देयर कुड बी डायरेक्ट इम्पैक्ट। फॉर एग्जांपल, अभी तो फार्मा को बाहर रखा हुआ है उन्होंने, अभी के लिए आईटी को बाहर रखा हुआ है, सो ये सब चीज में नहीं रखा है। लेकिन जो ऑटो एंक्स में कुछ हमारी कंपनियां जो एक्सपोर्ट करती है यूएस में, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे हम एप्पल के लिए यहाँ पे प्लांट डाल के एप्पल के लिए प्लांट बनाए, चाहे हम कोई ऑटो मेकर के लिए इंडिया से कुछ पार्ट्स एक्सपोर्ट करें, ये सारे बिजनेसेस में फिलहाल जो टैरिफ है केवल 10% का है, जो लगाया था अप्रैल में उन्होंने। लेकिन क्या ये बढ़ के कुछ नया नंबर पे आएगा, वी डोंट नो। हालांकि ट्रम्प रोज बयान दे रहे ट्रूथ सोशल में कि मैं इंडिया के साथ बहुत करीब हूँ, बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट या बीटीएम जिसको कहते हैं, टू टू क्लोज दैट। सो इफ दैट हैपेंस प्रॉब्ली विल गेट बेटर विजिबिलिटी। बट ब्रॉडली डायरेक्ट इम्पैक्ट बहुत कम है। इनडायरेक्ट इम्पैक्ट होगा तो आईटी में होगा, क्योंकि अगर ग्रोथ स्लोडाउन है यूएस में तो आईटी के जो स्पेंड्स है वो कम होगी। तो ये भारत की तरफ से जो निष्कर्ष है ये है। लेकिन अगर विश्व की तरफ से अगर हम देखें क्या इम्पैक्ट हो सकता है ग्लोबल मार्केट्स में इस टैरिफ की चलते हुए, उसका हम क्या निचोड़ निकालें। तो आज दो चीज है। एक तो मार्केट मान रहा है कि बहुत खराब नहीं कर पाएंगे किसी भी हालत में, क्योंकि खुद की पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली जो सिचुएशन है वो है। तो दे विल बी वेरी वेरी कॉशियस, केयरफुल, हाउ डू दे गो अबाउट दिस। एट द सेम टाइम, द डिले इज अ प्रॉब्लम। सो मार्केट एक्चुअली डिसलाइक्स अनसर्टेनिटी क्वाइट अ बिट। तो जब भी आपका जो पॉलिसी का रुख है वो आपको ठीक तरह से आप भाप नहीं पा रहे, आंक नहीं पा रहे उसको, तो दैट इज व्हेन टिपिकली द मार्केट्स विल स्ट्रगल। एंड दिस इज अनफॉर्चुनेटली दैट काइंड ऑफ अ फेस व्हेन दे आर नॉट एबल टू फुल्ली जज। सो टुडे इट्स मोर ऑफ होप that things will be all right in the next few months, probably 2-3 months का delay होगा, but by that time they will be able to get into this arrangement. At the same time, we are also seeing a lot of geopolitical tensions coming in. So because of which, चाहे वो इसराइल ईरान का ब्रीफ वॉर था या इंडिया पाकिस्तान का बहुत ब्रीफ टाइम के लिए एक छोटी मोटी जंग चली, आप बोल सकते हैं, ये रशिया यूक्रेन अभी भी खत्म नहीं हुआ है। तो ऑल दिस इज ऑल्सो कीपिंग थिंग्स लिटिल डायनामिक, लिटिल फ्लूइड फ्रॉम अ ग्लोबल दिस थिंग। सो हाउ शुड वी अंडरस्टैंड दिस? सो वन, things may not be really bad from a policy point of view, but the problem is the पॉज पीरियड या द पीरियड जहां पे कोई डिसीजन नहीं हो रहा है, वो एक तरह से आप बोल सकते हो नेगेटिव है ग्लोबल मार्केट्स के लिए, ग्लोबल इक्विटीज के लिए। तो नियर टर्म में शायद हो सकता है कि अगले 3-6 महीने में एक स्लोडाउन, और बड़ा स्लोडाउन दिखे हमको फ्रॉम अ ग्लोबल पर्सपेक्टिव, जिसका इम्पैक्ट सारे क्षेत्रों में होगा, इंक्लूडिंग इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ या जीडीपी ग्रोथ में। तो उसको हमको थोड़ा देखते रहना पड़ेगा किस तरह से ये मुड़ रहा है। लेकिन हो सकता है ये मीडियम टर्म में इंडिया के लिए काफी बेहतर साबित हो। क्यों? क्योंकि पिछले 10 सालों में अगर आपने एक चीज, एक ट्रेंड जो था, जो हम श्योर हम सब जानते ही है, कि पैसा अन्य देशों से लेके इमर्जिंग मार्केट से बाहर निकलकर फिर एक बार यूएस की तरफ जा रहा था, क्योंकि यूएस में ग्रोथ काफी बेहतर थी, यूएस की कंपनियां काफी अच्छी कर रही थी, और उनका जो ओवरऑल जो स्ट्रेंथ था यूएस डॉलर का, उसके कारण इनके रिटर्न अच्छे बन रहे थे। आज हो सकता है इन सब कारणों के कारण जो अभी इसके पहले हमने उल्लेख किया था, बिकॉज ऑफ दैट यू माइट हैव अ सिचुएशन वेयर economic growth will go down, the strength of dollar can start to deplete. So these are two trends which are likely to unveil in the next 3 to 5 years. And because of which there's a group of people, experts who believe कि पैसा जो यूएस की तरफ गया था पिछले 10 सालों में, that can start to come back to emerging markets, including India. So that could be some opportunity which is there. भारत पे एक नजर डालते हैं, मार्केट्स पे आते हैं बाद में, लेकिन एक बार इकोनॉमिकली हम देखते हैं कि किस तरह से हम, क्या परिस्थिति में हम है। तो पिछले साल भर में अगर हम देखें,
तो करीबन यही समय पिछले साल से सही मायने में इंडिया में स्लोडाउन की शुरुआत हुई थी। स्लोडाउन के पीछे कारण बहुत सिंपल थे। इलेक्शन के चलते हुए काफी सारे जो स्पेंडिंग थी गवर्नमेंट की वो रुक गई थी, बिकॉज आचार संहिता लागू हो जाती है, सो द कोड ऑफ कंडक्ट is implemented, so the political spending or the ability to spend goes down significantly. That was the first thing, and then obviously this central election was followed by some large state elections, so Haryana, Maharashtra, all this happened, so this got prolonged. तो ये 8-9 महीने तक बहुत सारी एक्टिविटीज जो हमारी इकोनॉमी में होती है, खास करके गवर्नमेंट लेड एक्टिविटीज जो होती है, उनमें काफी स्लोडाउन देखने मिला। ये एक पहला कारण था। दूसरा कारण था आपका जो महंगाई दर है या इन्फ्लेशन, दैट वाज रिलेटिवली हाई। तो जो स्पेंडिंग हो रहा था खास करके अर्बन मिडिल इनकम ग्रुप में, बिकॉज यही सेगमेंट था जो कोविड के बाद भी अपना डिमांड बरकरार रख पाया था। बाकी जो रूरल एरियाज के डिमांड थे वैसे भी वो काफी स्लो रिकवरी पे थे। तो दिस सेगमेंट गॉट impacted significantly with higher inflation, especially food prices being very very high. तो दैट अगेन वाज अ बिगर चैलेंज। तो डिमांड क्रिएशन नहीं हो रहा था, और इसका इम्पैक्ट पड़ रहा था सीधे सीधे बाजार में। बाजार में इसके लिए पड़ रहा था क्योंकि जो कॉर्पोरेट्स हैं वो लगातार 2 क्वार्टर 3 क्वार्टर से अर्निंग्स जो उनकी है, देयर वी कुड सी अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग डाइवर्जेंस। जो मार्केट का एक्सपेक्टेशन था, जो एनालिस्ट का एक्सपेक्टेशन जिसके लिए वो प्राइस दे रहे थे, विच वी कॉल एज री रेटिंग, जो हुआ था उससे काफी कम आ रही थी अर्निंग्स। तो इसके कारण उनको एक बार वापस डी रेटिंग करना पड़ा। तो काफी सारे एस्टिमेट्स जो करते हैं स्टॉक्स के लिए, ग्रोथ के लिए, उनको उसको रिवाइज करना पड़ा डाउनवर्ड्स। तो ऑल दैट इम्पैक्टेड, एंड आपने देखा कि मार्केट सितंबर 24 से एक करेक्शन के लेयर में आया। तो काफी अच्छा करेक्शन हुआ था उस समय में। 15-20% के करेक्शन हुए थे लगभग। आप लार्ज कैप से लेके ब्रॉडर इंडेक्स की कंपेयर करें तो कुछ मिड कैप स्मॉल कैप शायद 30-30% भी उस समय में करेक्ट हुए। लेकिन जो पहले हमने बात करी कि जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी थी, उसमें कहीं ना कहीं लोगों के एक मत बन रहा था कि देर इज अ रिकवरी विच इज पॉसिबल, especially given the fact that some of these measures may not be so bad from an economic point of view, and Trump, for all his wisdom, would not want to deteriorate that. So given that, there has been a very very strong recovery. तो इसका दो तरह से हम इसका हम एनालिसिस कर सकते हैं। पहले बात तो कि इक्विटी में जो डिमांड था काफी ठीक ही था, बहुत ज्यादा खराब नहीं हुई थी, एंड जस्ट बिकॉज सम रिलीफ हो रहा था तो पीपल सेड कि चलो एक रिकवरी हो सकता है। सेकेंड है कि आपने थोड़ा मीनिंगफुल करेक्शन देखा था अक्रॉस ग्लोबल मार्केट्स इस पीरियड में, एंड दैट ऑल्सो गेव लॉट ऑफ लेग रूम या हेड रूम रादर फॉर पीपल टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग और allocating more towards equity, so which is where the equities market started to again pick up and come back। खास करके इंडिया की बात करें तो इंडिया में और एक चीज चल रहा था इसी समय पे, दैट वाज टिपिकली दी alternatives didn't look all that attractive। so डेट के अंदर रेट कट्स हो रहे थे, तो हालांकि कुछ ड्यूरेशन कॉल्स में किसी ने एलोकेट कर दिया होगा, बट जनरली the other alternate asset classes started looking even less attractive, so that money again started coming back to equity. So all this is where the equity markets have started to gain। कमिंग बैक टू दी फंडामेंटल्स, बिकॉज फाइनली आप फंडामेंटल्स पे चलता है मार्केट। तो मैं ये सब इसके लिए आपको बता रहा था कि जो पिछले साल की जो करेक्शन की शुरुआत हुई थी, वो करेक्शन सितंबर एंड से मार्केट में दिखा आपको, लेकिन जून जुलाई से हमने कहीं ना कहीं देखा यहाँ पे कि अपने इकोनॉमिक जो इंडिकेटर्स है, जो इस स्लाइड में, हालांकि बहुत हेवी स्लाइड है ये, इसमें अगर आप देख पा रहे हैं तो जुलाई और अगस्त का जो पीरियड था उसमें काफी सारे रेड डॉट्स दिखेंगे आपको। तो बहुत सारा जो पैरामीटर है, जो डिमांड पैरामीटर्स है, उनमें कहीं ना कहीं क्षति आई थी। तो उसके कारण आपकी जो ग्रोथ है वो कमजोर पड़ रही थी। इसका जो प्रभाव है मार्केट्स में 2 महीने के बाद दिखा, जहां पे मार्केट करेक्ट होना शुरू हुआ। अब धीरे 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 आप देखोगे कि ग्रे या जो डार्क कलर है वो बेटर हो रहा है, रेड कम हो रहा है मार्केट में। तो जो डिमांड रिकवरी की हम बात कर रहे हैं उसकी शुरुआत हुई है। हालांकि हम ये नहीं कहेंगे कि हम बहुत अच्छे स्तर पे आ गए, लेकिन वी हैव इम्प्रूव्ड फ्रॉम वेयर वी वेर लास्ट ईयर। ऑब्वियसली इट वाज गिवन बिकॉज गवर्नमेंट स्पेंडिंग हैज बीन मोर फ्रंट एंडेड नाउ। इंटरेस्ट रेट कट्स हैव हैपेंड, एंड क्वाइट सिग्निफिकेंट इंटरेस्ट रेट कट्स। 100 बेसिस पॉइंट्स का एक पूरा 100 बेसिस पॉइंट्स का रेट कट्स हुआ है, विच इज अ सिग्निफिकेंट शिफ्ट। 6.5 से 5.5 का रिपो का मूवमेंट हुआ है। एक्चुअल रेट्स में 1.25 का मूवमेंट हुआ है। 10 ईयर में 100 बिप्स से ज्यादा मूवमेंट हुआ है। सो ऑल दिस टेल्स यू दी ब्रॉडली, आपने देखा बैंकों ने अपनी ब्याज दर कट करने शुरू किए। हम और आपकी जो ईएमआई चल रही है आज, उनमें थोड़ी रेट्स में थोड़ी इजाफा हुआ है, सो दैट विल स्लाइटली बेनिफिट ऑल ऑफ अस एज वी गो फॉरवर्ड। सो द एक्सपेक्टेशन इज दिस विल स्पर दी डिमांड। साथ ही साथ टैक्सेशन के अंदर गवर्नमेंट ने कोशिश की कि थोड़ा बेहतर कर दे उसको,
जो मिडिल इनकम ग्रुप है, जहां पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी डिमांड की, उस सेगमेंट को एड्रेस करने के लिए 12 लाख तक की टैक्स की माफी हो गई या फिर टैक्स की स्लैब बढ़ा दी गई। सो दैट अगेन वाज अ वेरी बिग एनेबलर। बट इस सबको जो ट्रांसलेट होके आपको सिस्टम में आने के लिए समय लगता है, आपको तुरंत नहीं होता है, हम सब जानते हैं, एक लैग के साथ चलता है हर एक चीज। So that is where we are looking at today. Things are started to improve from a domestic fundamental point of view. So this is some very very important steps which the government and the RBI have taken. गवर्नमेंट की जो कैपेक्स है, जिनमें काफी जो मैं पहले बता रहा था आपको, काफी गिरावट हुई थी पिछले साल, वो लास्ट 2 क्वार्टर जो और 9 अक्टूबर नवंबर दिसंबर और जैन फेब मार्च, इन दोनों क्वार्टर में थोड़ी सुधार हुई, उसमें काफी बेहतर नंबर्स आए। जो पहले 3 क्वार्टर में किए थे उसके डबल कर दिए लास्ट क्वार्टर में गवर्नमेंट ने, क्योंकि एकदम ही उनको पता चल गया था कि इकोनॉमी बहुत बड़ा चैलेंज है, उसको पुश कर रहे थे। साथ ही साथ जो ऑप्टिमिस्टिक जो चीज है इंडियन इकोनॉमी की तरफ से, वो है आपके जो प्राइवेट सेक्टर आज तक जो बहुत ज्यादा स्पेंडिंग नहीं कर रहा है पिछले कुछ सालों में, वहां थोड़ा एक्टिविटी अभी दिख रही है हमको, काफी बेटर एक्टिविटी दिख रहा है। इनफैक्ट प्राइवेट सेक्टर स्पेंडिंग हैज बीन रीजनेबली बेटर देन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेंडिंग इन लास्ट 1 ईयर। और इसमें ब्रेथ भी काफी अच्छा है, ऑलमोस्ट 150-160 कंपनीज की कॉर्पोरेट कैपेक्स काफी बड़ी है पिछले 1 साल में। सो दैट इज वी आर टेकिंग सम इंपॉर्टेंट क्यूज या ट्रिगर्स आप बोल सकते हो मार्केट के लिए। फ्लोज वाइज, हालांकि आप सब ने बहुत मेहनत करी है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग एसआईपी बुक खड़ा किया है इंडिया में, जिसके प्रभाव से आप बोल सकते हो कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है उनका काफी जो प्रभाव होता था मार्केट्स में, वो काफी हद तक कम हो गया है। आज अगर हम देखें तो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का जो शेयर है वो एफआईआई से अधिक है। तो which tells you that today India has truly become promoters plus domestic is about 70% of the markets. So that tells you the shift has been significant. FIS काफी टाइम से इंडिया में अंडर इन्वेस्टेड है, बहुत कारणों की तरफ से, लेकिन पिछले 2-3 महीने से हम देख रहे हैं कि ये ट्रेंड रिवर्स हो रहा है। जो मैं पहले आपको एक संकेत कर रहा था कि व्हेन यूएस डॉलर स्टार्ट्स टू वीकन, देयर कुड बी अ केस फॉर पीपल टू स्टार्ट एलोकेटिंग मनी टू इमर्जिंग मार्केट्स इंक्लूडिंग इंडिया। वाइल इट इज टू अर्ली टू से दिस इज अ डेफिनेट ट्रेंड अभी दिख रही है, लेकिन आने वाले अगले 2-3 सालों में ये ट्रेंड की जो पॉसिबिलिटी है काफी अधिक मात्रा में है। सो दैट इज द पॉइंट वी आर ट्राइंग टू हाईलाइट टुडे। वी आर सीइंग मे बी सम काइंड ऑफ रीएलोकेशन, या फिर एक एफआईआईएस के मन में कहीं ना कहीं मिस आउट वाली फीलिंग भी हो सकती है कि हम शायद उतना एलोकेट नहीं किए इंडिया में, तो दे आर कमिंग बैक। सो हालांकि वैल्यूएशन सस्ता नहीं है इंडिया में, जो हम आगे की स्लाइड्स में देखेंगे, लेकिन क्या रीजन है जो लोग इंडिया को देख रहे हैं? तो इंडिया को इसके लिए भी देख रहे हैं क्योंकि वैल्यूएशन सस्ता नहीं है, लेकिन जो अर्निंग पोटेंशियल हम बात कर रहे हैं इंडिया में, कॉर्पोरेट अर्निंग्स की पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, वो अभी भी आपके सब कुछ शिफ्ट करने के बाद, सब कुछ आपने फैक्टर इन किया आज की तारीख में, यू हैव एस्टिमेटेड द वर्स्ट पॉसिबल थिंग्स, इवन देन 10-12% अर्निंग ग्रोथ सीम्स टू बी पॉसिबल। और अगले 2-3 सालों में 12-14 के बीच में ब्रॉडर मार्केट्स का अर्निंग ग्रोथ पॉसिबल है, उसमें मिड स्मॉल कैप हो सकता है थोड़ा बेहतर भी कर ले। सो दिस इज व्हाट द इंटरप्रिटेशन इज व्हेन यू लुक एट फ्रॉम अ ग्लोबल लैंडस्केप। lot of markets are there which are probably valued even cheaper than India, चाहे वो कोरिया हो, चाहे वो ताइवान हो, टू सम एक्सटेंट इवन जापान हो, लेकिन इनमें उतनी रुचि नहीं है इन्वेस्टर्स की for 2-3 reasons. One, while these markets are fantastic, they give you very differentiated kind of profit pool compared to India, but they are very much dependent on 1 or 2 segments. For example, Korea could be more of autos and technology. ताइवान इज प्योरली सेमीकंडक्टर्स। जापान इज लार्जली प्ले ऑन द ग्लोबल मार्केट्स, क्योंकि वहां की जो कंपनियां वो बहुत बड़ी कंपनीज, दे आर मोस्टली एक्सपोर्टिंग काइंड ऑफ कंपनीज। वियतनाम, इंडोनेशिया विच यूज्ड टू बी सम फेवरेट, हैव अगेन गॉन बैक, दे आर नॉट रियली फेवर्ड सो मच, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, बहुत सारे कारण है उसके पीछे। फिर रहा यूरोपियन यूनियन, वहां पे इतना ज्यादा फ्लोस होगा नहीं, जर्मनी ने बहुत अच्छा कर लिया है, सो एक बेस बन गया वहां पे। सो ऑल दिस आर फैक्टर्स, प्लस अर्निंग विजिबिलिटी जो है वो शायद इंडिया में सबसे बेहतर है। इनफैक्ट ओनली कोरिया इज अबव इंडिया इन टर्म्स ऑफ अर्निंग विजिबिलिटी, सो विच अगेन पुट्स इंडिया इन अ वेरी वेरी स्वीट स्पॉट। यहाँ पे जो डाइवर्सिफिकेशन जो प्ले है, यू हैव मल्टीपल सेक्टर्स, बैंकिंग है आपके पास, आईटी है आपके पास, यू हैव फार्मास्यूटिकल्स विच इज अ रीजनेबली बिग सेक्टर, डिस्क्रिप्शन इज अ वेरी ह्यूज सेक्टर इन इंडिया, उसके अंदर ऑटोज भी आ जाएंगे, ट्रैवल भी आ जाएंगे, बहुत सारे ऑप्शनलिटीज आपको इंडिया के अंदर मिलेंगे। सो इंडिया इज इन दैट सेंस अ वेरी डाइवर्सिफाइड काइंड ऑफ मार्केट विच पीपल आर ट्राइंग टू टैप इन। लेकिन जो एकदम इंपॉर्टेंट जो चीज है मार्केट के हिसाब से, वैल्यूएशन सस्ता नहीं है। अर्निंग विजिबिलिटी ठीक है आपका, बेटर है, एटलीस्ट पिछले साल का जो लो बेस था वो आपके बेनिफिट होना चाहिए आगे चलते हुए, फिर भी लेकिन वैल्यूएशन बहुत सस्ता नहीं है। वैल्यूएशन हम कहीं ना कहीं उसी लेवल पे पहुंच गए जहां से करेक्शन शुरू हुई थी।
तो सितंबर 24 टुवर्ड्स एंड ऑफ सितंबर 2024 इज व्हेन द करेक्शन स्टार्टेड। उस समय से लेके अभी तक हमने ऑलमोस्ट रिकवर कर लिया, अभी फ्लैट हो गया मार्केट। इस दौरान अगर हम 500 कंपनी जो निफ्टी 500 या BSE 500 का एक एनालिसिस करें, तो ये हमको दर्शाता है कि आपका 60% ऑफ कंपनीज आर स्टिल गिविंग नेगेटिव रिटर्न्स इन दिस पीरियड, 40% ऑफ देम हैव गिवन पॉजिटिव, और ये 500 में से 100 कंपनी मतलब 20% कंपनीज have delivered returns in excess of 15% in this recovery. So there has been a recovery, but it has not been a very uniform recovery. So there has been divergence. Few stocks have done very well and few stocks have done very, very badly. So that's been the split. उसके पहले जो गेन था वो काफी ब्रॉड बेस था, लेकिन रिकवरी उस तरह का ब्रॉड बेस नहीं है। तो अभी भी आपको एक ऑप्शनलिटी है यहाँ पे, ऐसा नहीं कि नहीं है। सो दिस इज गोइंग टू बी मोर stock specific kind of market as we head into the next couple of years probably. It is not so much of macro themes जो पहले चला था, it is going to be more bottom up kind of investing which probably can benefit. From a valuation perspective, do we have any preference today between large, mid, small? जो आपके सामने numbers हैं, what it tells you is large cap अपने हिस्टोरिकल एवरेजेस के एग्जैक्टली साथ साथ चल रहा है। शायद थोड़ा महंगा है ट्रेडिंग बेसिस पे, 24 टाइम्स चल रहा है निफ्टी आज 24 ट्रेडिंग बेसिस पे। फॉरवर्ड बेसिस पे करीबन 21-22 के बीच में है, सो विच इज स्टिल रिलेटिवली हायर बट नॉट टू डिफरेंट। 20.7 का लास्ट 10 ईयर का एवरेज है, वी आर वेरी क्लोज टू दैट नंबर। मिड स्मॉल कैप स्टिल कंटिन्यू टू बेट अ प्रीमियम, so mid cap probably is about 15% premium, small cap is about 10-15% premium, so they continue to be at a reasonable premium to the historical averages. So that is where we stand from a valuation perspective. तो हमको क्या लग रहा है मार्केट्स को लेके, व्हाट इज आवर आउटलुक फाइनली विद ऑल दिस पॉइंट्स पॉइंट ऑफ व्यू? टू थ्री थिंग्स विच कम आउट टुडे, आई गेस इट्स फोरकास्टिंग इज डिफिकल्ट, शायद फोरकास्टिंग करना बहुत कठिन है किसी के लिए भी। हम ये चीज जानते हैं कि मार्केट्स के अंदर जो अंडरलाइंग है, जो हमारी इकोनॉमी का अंडरलाइंग है, वो खराब नहीं है, इसमें इंप्रूवमेंट की पॉसिबिलिटी है। स्पेशली इसकी शायद इस नतीजे को हम और इसका प्रूफ जो हम बोलते हैं, हम उसको देख पाएंगे जब आपका फेस्टिवल सीजन शुरुआत होती है दिवाली प्री दिवाली से। दैट्स व्हेन वी विल एक्चुअली गेट टू नो कि डिमांड में कितनी सुधार आ रही है। अभी जो रेट कट्स हुए हैं उसकी पास ऑन किस मात्रा में हो रही है, ये शायद अभी तक थोड़ा वीक है, क्योंकि बट इनिशियल फेज है, विल स्टिल वेट एंड वॉच। हो सकता है कि पॉलिसी सपोर्ट और हो, बिकॉज गवर्नमेंट की तरफ से बहुत क्लियर संकेत है कि ग्रोथ प्रायोरिटी है। RBI ने खुद एडमिट किया कि इन्फ्लेशन टारगेटिंग से अधिक प्रायोरिटी उनकी जो है आज ग्रोथ है। सो विच इज अ पॉजिटिव साइन। दे आल्सो हैव बीन ट्राइंग टू गिव एडिक्वेट लिक्विडिटी इन दी मार्केट। सो ये थोड़ा सेंटिमेंट भी, माहौल भी उतना खराब नहीं है फ्रॉम अ इक्विटी मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू टुडे, बिकॉज ऑफ टू थिंग्स। वन ऑब्वियसली इज द पॉलिसी सपोर्ट विच इज कमिंग इन एंड एक्सपेक्टेशन कि आपका डिमांड रिवाइवल होगा इंडिया में आगे चलते हुए। एंड सेकेंडली इज ऑल्सो द फैक्ट दैट कि ग्लोबली शायद जो लोग मान रहे हैं अभी, इतनी खराबी नहीं होगी जितनी पहले साल के शुरुआत में जो लोगों ने अनुमान लगाया था मार्केट्स को लेते हुए। सो दिस आर सम थिंग्स विच आर देयर, बट वैल्यूएशन सस्ते नहीं है। सो दैट इज द अंडरलाइंग फैक्ट फ्रॉम अ मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू। सो वी थिंक इट इज इंपॉर्टेंट टू कंटिन्यू टू बी फोकस्ड ऑन क्वालिटी बिजनेसेस। पोर्टफोलियोज को डाइवर्सिफाइड रखना बेहतर है आज के तारीख में। ट्राई टू allocate across different segments of the market, because it's not that anything is cheap. Bottom up stock selection is where differentiation can be. फिर भी तीन चार सेगमेंट्स जो हमको बेहतर लगते हैं आज के सिचुएशन में, काफी डोमेस्टिक ओरिएंटेड वाले सेगमेंट्स हैं। एक उसमें से है बड़ी बैंक्स। हालांकि बैंक्स ने काफी अच्छा किया पिछले एक साल में, दी बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर मेरे ख्याल से एज एन इंडेक्स बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज वुड हैव डिलीवर्ड 20% रिटर्न्स versus say Nifty of 10-11% versus Nifty 500 of maybe 8-9%. So it's done exceedingly well, but we still think there is some valuation gap left for the larger set of private banks, which can be considered. पावर एक इंटरेस्टिंग सेगमेंट है, हालांकि सेगमेंट ने बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया पिछले साल भर में। वी थिंक दैट इज क्लियर विनर इन टर्म्स ऑफ द इंडियाज फोकस टुवर्ड्स मैन्युफैक्चरिंग। आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग पुश है, चाहे PLI से हो, चाहे अदर स्कीम से हो, जहां इंडिया की कोशिश है, लगातार कोशिश है कि आप चाइना के लिए एक ऑल्टरनेटिव मार्केट बने, China+1 के नाम से जो स्ट्रेटेजी था। गिवन दैट, वी थिंक पावर बिकम्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉग इन द व्हील, and power demand has been kind of relatively high, but the supply has not kept pace with that. So gradually हमने देखा कि सप्लाई डिमांड जो मिसमैच था, पहले सप्लाई अधिक मात्रा में थी, वो आज नहीं। आज डिमांड सप्लाई ऑलमोस्ट एक स्तर पे पहुंच गया, या फिर आप बोल सकते हो कहीं ना कहीं डिमांड थोड़ा आउटरीच कर रहा है सप्लाई को।
So given that, we think there needs to be a lot more focus, lot more investments in this particular area. और यहाँ पे हमको एक अपॉर्चुनिटी दिख रहा है। यहाँ पे रिलेटिवली यूटिलिटी कंपनियां ने ज्यादा पार्टिसिपेट भी नहीं की मार्केट्स के अंदर, मार्केट रैली के अंदर। तो आप बोल सकते हो थोड़ा पीछे भी रह गया। सो एक लैग है उनके अंदर, जो शायद हम कैपिटलाइज कर सकते हैं। कैपिटल गुड्स, इंडस्ट्रियल्स या मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े हुए जो बिजनेसेस है, जो इंजीनियरिंग के अंदर है, या फिर ऑटोमोटिव ऑटोमेशन वाले जो बिजनेसेस है जो एंसिलरीज के अंदर आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज आते हैं, ये सारे जो कंपनियां हैं जो दूसरों के लिए काम करते हैं या फिर खुद इंडिया के लिए बनाते हैं। जैसे कि आपने देखा कि आप जंग का जब माहौल चला तो सारे डिफेंस कंपनियां भाग गई। तो डिफेंस में एक शायद हो सकता है इंडिया में बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी हो, बिकॉज गवर्नमेंट का रूल है कि आपको इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग करना है। प्राइवेट सेक्टर को हालांकि अलाउड नहीं है, लेकिन कुछ कुछ क्षेत्रों में उनको एनकरेज करेंगे पार्टिसिपेट करने के लिए, विच अगेन कुड ओपन अप न्यूअर एवेन्यूज फॉर some of these people to come in. So that could be one more area within the manufacturing kind of space. डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन में इसमें कोई दो राय नहीं है कि इंडिया विल सी सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ स्पेंडिंग इन दिस पर्टिकुलर एरिया। हम सब अभी देख ही रहे हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में कि हाउ आर डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग हैव इंक्रीज सिग्निफिकेंटली, वेयर वी टेंड टू मूव टुवर्ड्स प्रीमियम, वॉट एवर इज द प्रीमियम फ्रॉम आवर करंट लेवल ऑफ कंजम्पशन. So that is what it is. So somebody who was owning a Maruti 800 today is thinking of a Creta. So it is a level above what they're doing. तो पहले जो नॉर्मल स्मार्टफोन लेते थे आईफोन की तरफ जा रहे हैं. सो दैट इज हाउ इट इज हैपनिंग अक्रॉस डिफरेंट फेसेट्स ऑफ आवर लाइफ. And with India transitioning from a $2,500-3,000 per capita income economy to 4,500 maybe in the next 4 or 5 years, we could see this becoming even more important and very very important from a overall economy point of view. So discretionary के अंदर जो हॉस्पिटैलिटी बिजनेस है, ट्रैवल एंड हॉस्पिटैलिटी जो बिजनेस है, इसके अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग कंजम्पशन सर्विसेज रादर कंज्यूमर सर्विसेज जो बिजनेसेस है, इन सब में काफी, एक रिटेल जो बिजनेस है, इन सब में हो सकता है एक अपॉर्चुनिटी मिले हम लोग को. सो दिस इज वेयर वी आर फोकसिंग टुडे. Where we will be more cautious today is any sector or theme where international linkage is high. We will have to just wait and watch and see how the global situation evolves. Uske baad you can take a call as to how much allocations you can run. Given that context, we probably will be underweight today in IT in most portfolios. We will be underweight in some of the chemicals, stroke commodity kind of names, even though chemicals we think can come back because it's been a good amount of time correction which has happened in that particular space. You'll also be little cautious on segments where exports are a very big linkage, and hence we want to just wait and watch from that perspective. So what do we do typically in this particular current market kind of situation? So we think it's important to be optimistic about equity prospects. At the same time, ensure the portfolio balance भी maintain हो. ऐसा नहीं है कि आप बहुत skew हो जाए एक तरफ, एकदम 100% लार्ज कैप या 100% स्मॉल कैप वाला मार्केट है नहीं. सो यू हैव टू बी मोर समवेयर इन बिटवीन, हैव अ गुड मिक्स. उसके अलावा कोई तरीका नहीं है इसमें, इस मार्केट में. साथ ही साथ अगर आप एसेट एलोकेशन करते हैं या फिर आप हाइब्रिड प्रोडक्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, दैट आल्सो कुड बी वन वे टू एंश्योर कि आपका जो डाउनसाइड के जो रिस्क है उसको कहीं ना कहीं हम बेहतर मैनेज कर पाए, बिकॉज दैट इज गोइंग टू बी मोर इंपॉर्टेंट इन दिस काइंड ऑफ मार्केट्स. बिकॉज जनरली मैंने आपको बोला कि अगर अर्निंग्स ट्रेंड अगले एक साल शायद 10-12% के बीच में होंगे, शायद उसके बाद आपके 12 से 14 के बीच में होगा, तो वी विल हैव टू लिव विद स्लाइटली मॉडरेट एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम मार्केट in the next few months till the time we get better clarity. And also valuations are not cheap, so which means in a way कि मार्केट के अंदर जो रिएक्शन हो सकता है कोई भी न्यूज में, चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव, खास करके नेगेटिव न्यूज में, दैट रिएक्शंस कैन बी वेरी वेरी शार्प. सो यू नीड टू हैव some kind of a cushion, some kind of a buffer with you, so that you can keep yourself invested in the markets. So we keep saying this every time. I'm sure Aisha आप भी जानते हो, so I'll not spend much time. Just simple numbers to say that how long-term investing helps. How if you stay invested and you stay disciplined with equity markets, the probability of you seeing a negative experience actually can come down significantly. ये एक सिप का एग्जांपल है. आई डोंट नो इफ यू डू सिप्स, लेकिन खास करके हमने देखा कि बहुत सारे सिप्स जो इंडस्ट्री की भी, हमारी भी है, करीबन 25-30% सिप्स जो है वो स्मॉल कैप्स के अंदर आती है. एंड स्मॉल कैप्स में पिछले 1-2 साल में शायद उतना रिटर्न नहीं बना है, बट दिस इज नॉट अ न्यू फिनोमेना. ओवर द लास्ट 15-20 years वी हैव सीन दिस कीप हैपनिंग ऑन अ रेगुलर बेसिस. जैसा हमने देखा कि 2008 से कोई स्मॉल कैप के अंदर इन्वेस्ट कर रहा था और 2025 तक, दिस वाज स्टिल फेब, थोड़ा डेटा भी चेंज बढ़ेगा,
तो करीबन आपके 16-17% के बीच में कंपाउंडिंग बना होगा, विच इज अ फैंटास्टिक रिटर्न। लेकिन इसके बीच में काफी सारे फेजेस आए, जैसे 2010 से लेके 13 तक, जब 15-16% आपका सिर्फ रिटर्न्स नेगेटिव हो गए थे। फिर 18 से लेके 20 तक वापस एक स्पेस आया जहाँ पे 34-35% नेगेटिव हुआ। अभी जो सितंबर से लेके अभी तक का फेस है उसमें भी स्मॉल कैप के रिटर्न्स नेगेटिव हुए। तो दिस कैन कीप हैपनिंग, बट आप अगर इन्वेस्टेड रहते हो, so this will is something which you can manage. So this is what I had to share from market and this thing. I'll also spend maybe 10 minutes on our new fund offering, multi-cap, the Nippon India MNC fund, which is a new fund. तो ये पहले बात तो सवाल सबके मन में होगा कि नया फंड क्यों और इस समय में क्यों। So this is two things which I'll focus on before I come to the product details. So first of all, multinational जो फंड है, उस फंड की खासियत क्या है? ये फंड होता है एक थीम, थीम के अंदर थीम थीम क्या है? मल्टीनेशनल कंपनीज में हम इन्वेस्ट करेंगे। तो मल्टीनेशनल कंपनी की खासियत क्या है? मल्टीनेशनल कंपनीज की जो फीचर्स है, ये है कि ये जो कंपनीज है मल्टीनेशनल, इनमें ग्लोबल जो एक्सपर्टीज है, ग्लोबल टेक्नोलॉजी की जो एक्सेस है, वो काफी बेहतर मात्रा में होती है, पहली बात तो इनके अंदर काफी कैपेबिलिटी बनी हुई है इन टर्म्स ऑफ यूजिंग द टेक्नोलॉजी फॉर द नेक्स्ट लेग ऑफ ग्रोथ। साथ ही साथ दे कम विद वेरी स्ट्रॉन्ग पेरेंटेजेस, काफी सारे ब्रांड्स एस्टेब्लिश होते हैं ग्लोबली और इंडिया में अपना प्रेजेंस चाहते हैं। जैसे सामने देखा कि ऑटोस के अंदर हुंडई इंडिया में लिस्ट किया अपने आप को। Probably this was probably the first market beyond some of the larger markets where they have come and got themselves listed, because they see a big opportunity and they want to be in India for much longer period of time. Similarly, हम सुन रहे हैं कि कुछ कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस में कुछ बड़े प्लेयर्स इंडिया में लिस्ट होंगे आगे चलते हुए। सो विच मीन्स इंडिया इज एमर्जिंग एज ए वेरी वेरी बिग मार्केट। तो एक हो गया आपकी कैपेबिलिटी, जो आप टेक्नोलॉजी ला रहे हो, जो ग्लोबल लेवल पे एक्सेप्टेड है, और आपकी काफी सारे कंट्रीज में उसकी एक्सपर्टीज है, उसको आप इंडिया में ला रहे हो। सो दैट्स वन एरिया ऑफ अपॉर्चुनिटी। और जो डेफिनेशन है एमएनसीज का, वो ये भी कहता है कि जो भारत की जो कंपनीज है, लेकिन जो अन्य क्षेत्रों में या अन्य कंट्रीज में उनका एक्सपोर्ट है और काफी बड़े पैमाने पे 50-60%, 50% से अधिक उनका रेवेन्यू उस जगह से बन रहा है, या फिर उनका प्रेजेंस है इससे ज्यादा, तो वैसे जो बिजनेसेस है जो बहुत सारे क्षेत्रों में मिलेंगे आपको, चाहे वो केमिकल्स में मिलेंगे, चाहे वो कंज्यूमर बिजनेस में मिलेंगे, चाहे फार्मा में मिलेंगे। फार्मा में हम करीबन 150 देशों में इंडिया के प्रेजेंस एक्सपोर्ट करते हैं हम। वी वुड बी आई थिंक 20% ऑफ द ग्लोबल जेनरिक मार्केट। सो टेल्स यू दैट इंडिया इज अ वेरी वेरी बिग प्लेयर व्हेन इट कम्स टू फार्मा फ्रॉम अ ग्लोबल पर्सपेक्टिव। सिमिलरली केमिकल्स में इंडिया हैज गॉट वेरी बिग माइंड शेयर, आगे भी काफी उसमें इंप्रूवमेंट आ रही है। इंडिया में हम देख रहे हैं कि बहुत सारे न्यू एज बिजनेसेस आ रहे हैं, क्योंकि जो पावर की डिमांड की बात कर रहे हैं, जिसमें जिसके चलते हुए ईवीज, जिसके चलते हुए रिन्यूएबल्स, ये सब चीज इंडिया में काफी बड़ी मात्रा में हो सकती है। तो इसमें आपको बहुत सारे एक्सपर्टीज लगेंगे, बहुत सारे सप्लाई चेन इंटीग्रेशन लगेंगे। उस सप्लाई चेन में काफी सारे जो प्लेयर्स हैं, उनमें टेक्नोलॉजी काफी स्ट्रांग होनी चाहिए। एंड फ्रॉम देयर लॉट ऑफ दिस एमएनसी ऑलरेडी आर प्रेजेंट, either directly or with a JV of 25%, जिसको भी हम एमएनसी के रूप में लेंगे। तो एक हो गया कि आप ग्लोबल कंपनी की सब्सिडरी हो इंडिया में, तो दैट इज एन एमएनसी। आप हो जिसमें 20% स्टेक है कोई ग्लोबल कंपनी का, आप तब भी एमएनसी कहलाओगे। आप इंडियन कंपनी हो, लेकिन आपके 50% से ज्यादा एसेट्स या फिर रेवेन्यू बाहर के देशों में है, हेड ऑफिस छोड़ के, तो आप उस समय उस स्थिति में भी आपको एमएनसी करार दिया जाएगा। तो दैट इज व्हाई वी थिंक दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थीम एंड वेरी इंटरेस्टिंग थीम। की जो डेफिनेशन है, हालांकि ये थीमेटिक फंड है, तो एक सीमित आप बोल सकते हैं एक सीमित क्षेत्र में इसका पोर्टफोलियो बना जाएगा, बनावट होगी। लेकिन जो थीम है वो काफी बड़ा है। इसमें बैंकिंग, प्योर प्ले बैंकिंग को छोड़ के आज सारे जो सेक्टर्स हैं, सारे अवेलेबल है इस फंड को इन्वेस्ट करने के। तो एक तरह से आप बोल सकते हैं पोर्टफोलियो काफी डाइवर्सिफाइड भी हो सकता है। साथ ही साथ आप कोशिश करेंगे इसके अंदर की जो बेस्ट इन क्लास बिजनेसेस है, चाहे वो ग्लोबली बहुत नाम अच्छा है, एक्सेप्टेड है, इंडिया में लिस्टेड है, इंडिया में अवेलेबल है, इंडिया में आगे चलते हुए जो अपॉर्चुनिटीज हमको दिख रही है, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हो, एआई का हो, चाहे वो डिफेंस का हो, इन सभी क्षेत्रों में अगर जहां पे भी उनको अनुमति मिलती है पार्टिसिपेट करने की, दिस कैन बिकम वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। साथ ही साथ भारत में बहुत सारे कंपनीज है, जैसे हम जिक्र कर रहे थे इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग की, या फिर फार्मा के अंदर सीडीएमओ हम बात करते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट है। ये सारे कंपनीज की काफी अच्छी कैपेबिलिटीज है। स्किल्ड मैन पावर की इंडिया के अंदर एक अपनी खासियत है। तो दैट इज वेयर पीपल आर लुकिंग एट इंडिया एज एन ऑल्टरनेटिव, एंड इनफैक्ट लॉट ऑफ ग्लोबल पीपल, ग्लोबल लीडर्स वांट टू मेक इंडिया एज अ हब फॉर लॉट ऑफ देयर मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज एज वेल।
So that is where this opportunity comes in from MNC's point of view. This is just some examples. काफी सारे नाम्स आपको पता ही हैं इसमें, across different segments. कुछ FMCG में है, कुछ IT में है, कुछ इसके अंदर फार्मा में है, कुछ मैन्युफैक्चरिंग में है या इंडस्ट्रियल्स में है, सारे क्षेत्रों में आपको दिखेंगे। तो ये काफी डाइवर्सिफाइड एक थीम है। इवन दो इट्स अ थीम, और टू कुछ एक्सटेंट यू कैन से इट इज नॉट गोइंग टू बी एज डाइवर्सिफाइड एज अ नॉर्मल डाइवर्सिफाइड फंड। बैंकिंग छोड़ के बाकी सारे क्षेत्रों में इसके अंदर काफी ऑप्शनलिटी है, काफी सारे यूनिवर्स में स्टॉक्स अवेलेबल है। लॉन्ग टर्म अगर परफॉर्मेंस देखिए हम एमएनसी इंडेक्स, हालांकि इंडेक्स केवल एक समझाने के लिए हम यूज कर रहे हैं। इंडेक्स की जो बनावट है बहुत ही नैरो इंडेक्स है ये। इसमें 35% केवल एक ही सेक्टर में एफएमसीजी में है। तो एक तरह से बहुत स्क्यूड इंडेक्स है और केवल 30 स्टॉक का इंडेक्स है। हमारी जो यूनिवर्स हमने जो शॉर्टलिस्ट की है यहाँ पे, तो हम इंटरनली 500 कंपनी की ट्रैक करते हैं, तो काफी सारा बड़ा यूनिवर्स है हमारे पास। उसमें से हमारा जो सबसे एमएनसी डेफिनेशन में जो कंपनियां आती है वो तकरीबन 200-250 के आसपास बैठेगी। उसमें से हमने 150 का लिस्ट शॉर्टलिस्ट किया जो हमारे लिए यूनिवर्स होगा फॉर दिस फंड टू स्टार्ट विद। और उस 150 में से हम 30 to 40 स्टॉक्स का चयन कर सकते हैं इस पोर्टफोलियो में। सो दैट इज विच टेल्स यू दैट द यूनिवर्स इज रीजनेबली लार्ज। लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस हम देखोगे तो एमएनसी जो फंड है, एमएनसी जो इंडेक्स है सॉरी, उसका रीजनेबली स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मेंस रहा है इन वेरियस मार्केट फेसेस vis-a-vis the market returns. Obviously, there have been times when Nifty would have done even better on a overall basis. But one thing which stands out for MNCs, because normally ये अच्छा क्वालिटी कंपनीज के अंदर आते हैं या फिर उनमें जो विश्वास है लोगों में वो काफी अधिक मात्रा में होती है। और जो समय जो जहाँ पे माहौल बहुत पॉजिटिव नहीं है या ऑप्टिमिस्टिक नहीं है, या जहाँ पे अनसर्टेनिटी इज रिलेटिवली हाई, दैट्स अ टाइम व्हेन अ प्रोडक्ट लाइक MNCs can do much better because there's an inbuilt kind of cushion which is available. So this was like why MNCs, but the question is why now? इसमें तो लाने के लिए बहुत सारे समय थे आपके पास, अब क्यों ला रहे हो जब मार्केट थोड़ा रिकवर हुआ है? इज दिस द राइट टाइम? शुड बी वेट? ऑल दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस विल कम। सो वी हैव जस्ट ट्राइड टू आंसर दैट पर्टिकुलर पार्ट। सो व्हाई नाउ? वाई नाउ के पीछे सबसे बड़ा रीजन है कि मार्केट से जुड़ा हुआ नहीं है। दिस इज मोर टू डू विद वेदर दिस थीम हैज गॉट अ लॉन्ग टर्म विजिबिलिटी। द आंसर इज यस। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से हम देखा काफी मात्रा में पुश हो रही है रिफॉर्म्स को, खास करके मैन्युफैक्चरिंग के लिए। जैसा उन्होंने PLI स्कीम लॉन्च किया, उन्होंने डिजिटाइजेशन किया ताकि सब कुछ इंटीग्रेट कर पाए। दैट्स अ वेरी वेरी बिग push which the government has been trying to do in the last few years, and that is where we think the push will come for MNCs as a space for overall economic push which can happen। इंडिया के अंदर देखोगे तो डेमोग्राफिक्स काफी फेवरेबल है अपने। इनकम लेवल्स बढ़ रही है, बहुत सारे नए बिजनेसेस उभरते हुए हमको दिख रहा है। तो इस स्लाइड में हमने बताया कि जो बिजनेस यहाँ पे क्या क्या सब सेगमेंट्स पार्ट हो सकते हैं। जैसे ग्लोबल MNCs की हम बात करें तो सबसे ज्यादा FMCG के अंदर है, इंडस्ट्रियल्स के अंदर है, इंजीनियरिंग में है। लेकिन डोमेस्टिक जो कंपनीज जिनकी ग्लोबल कैपेबिलिटीज है, जो डेफिनेशन के अंदर दायरे में आते हैं, उनके देखेंगे तो दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग इन टर्म्स ऑफ डिजिटल, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग इन टर्म्स ऑफ some of the manufacturing activities, very strong in terms of contract research, chemicals। तो ये सारे जगह पे ये लोग भी क्वालिफाई हो सकते हैं। हमारे हिसाब से तीन बड़े सब टीम बन सकते हैं इस ओवरऑल MNC के अंदर। सबसे पहला है मैन्युफैक्चरिंग, जो इंडिया मैन्युफैक्चरिंग जो अपॉर्चुनिटी है जिसके बारे में हम सब जानते हैं, दैट कंटिन्यूज टू रिमेन वेरी वेरी रिलेवेंट। काफी मात्रा में इन्वेस्टमेंट्स हो रही है इंडियन कंपनीज की इस क्षेत्र में। आप देख रहे हो कि सेमीकंडक्टर्स जैसे मोर एडवांस काइंड ऑफ एरियाज में भी इंडिया आज फैक्ट्रियां लगा रहा है, इसमें कोशिश कर रहा है कि अपने आप को स्केल करे। तो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, कैपिटल गुड्स, फार्मा, इन सब स्पेस में इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज हमने दर्शाया है और आगे भी दर्शाएंगे इसके अंदर। गवर्नमेंट ने काफी सारे सपोर्ट किया है PLI स्कीम्स के थ्रू, मेक इन इंडिया के थ्रू, विच ऑल्सो इज हेल्पिंग अट्रैक्ट लॉट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टर्स टू कम एंड इन्वेस्ट इन इंडिया। कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी एक बड़ा अपॉर्चुनिटी है, कंजम्पशन भी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि FMCG जो स्पेस है वो बड़ा अंडर परफॉर्मर रहा है लास्ट 2-3 सालों में। तो एक तरह से आप बोल सकते टाइम करेक्शन काफी अच्छा हुआ यहाँ पे, हालांकि प्राइस करेक्शन नहीं हुआ है। सो इट स्टिल गिव्स यू सम बिट ऑफ ऑप्शनलिटी एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, जब भी आपकी डिमांड में वृद्धि होगी। आज अगर हम इस स्पेस को देखें तो टिपिकली डिस्क्रिशनरी स्पेस में जो बिजनेसेस है उनमें भी काफी ऑप्शंस आपको दिख सकते हैं इसके अंदर। साथ ही साथ जो बिजनेसेस इनोवेशन है या फिर जो न्यू एज वाले बिजनेस है जिनके अंदर कोई पर्टिकुलर नीड है मार्केट में और उसको टैप करने की कोशिश, जैसे ट्रैवल के अंदर कोई नई न्यू एज कंपनी मिल सकती है आपको, आपको मिल सकती है फार्मा के अंदर। इसके अंदर काफी सारे कोशिश हो रही है नए प्रोडक्ट्स लाने के लिए फार्मा में। सो ऑल दैट कुड बी एन ऑप्शन विच इज अवेलेबल। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल नॉलेज, आउटसोर्सिंग, ऑल दिस आर सम वेरी इंपॉर्टेंट सब थीम्स
which can be part of this. तो दो तरह की कंपनियां हमने बताया, तो एक फोकस इस फंड का भी होगा कि दोनों जो एमएनसीज है इंडिया में, या फिर जो इंडियन कंपनीज बाहर की तरफ काफी अधिक मात्रा में एक्सपोज्ड है इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, ऑल ऑफ देम विल क्वालिफाई इनटू दिस पर्टिकुलर यूनिवर्स। तो अब हमने पहला बात करी कि क्या समय सही है कि नहीं, दूसरा हमने बात करी कि अब क्यों। तो ये दोनों के पीछे, आप अगर इसको संक्षिप्त में आपको समझाऊं इसके बारे में, तो वी थिंक टाइमिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप का व्यू क्या है। अगर आप 3-4 साल के हिसाब से देख रहे हो, तो वी थिंक दिस प्रोडक्ट फिट्स इन ब्यूटिफुली एज अ गुड डाइवर्सिफाइड काइंड ऑफ थीमेटिक ऑफरिंग। बैंकिंग छोड़ के बाकी अन्य क्षेत्रों में, सभी जगहों पे, सभी सेक्टर में वी वुड बी पार्टिसिपेटिंग इन अ रीजनेबल काइंड ऑफ मेजर विच वन कैन लुक एट। तो अब एक सवाल आता है कि आर यू डिफरेंशिएटेड फ्रॉम द पियर्स। हालांकि पियर सेट आल्सो हैज बीन रिलेटिवली स्मॉल इन दिस पर्टिकुलर स्पेस, we think how can we differentiate ourselves today is when we look at the benchmark. Benchmark काफी narrow है इसका, केवल 30 stocks का benchmark है, that is not a problem, but few stocks are only there and weightage is being relatively high in few of them. So that is where we think there's an opportunity to create a slightly differentiated kind of portfolio within the universe. तो हमने ओवरऑल यूनिवर्स देखा तो 250 के आसपास बैठ रहा था, उसके अंदर हमने 150 कंपनीज का शॉर्टलिस्ट किया है। दैट विल बी आवर यूनिवर्स। वी प्रॉब्ली विल एंड अप हैविंग 40 स्टॉक्स इन दिस पोर्टफोलियो। जो टेल टॉप का मार्केट कैप का 50-55 लार्ज कैप रखेंगे और बाकी मिड स्मॉल कैप। सो विल नॉट बी वेरी मच स्क्यू टुवर्ड्स मिड स्मॉल कैप, इट विल हैव अ गुड रिप्रेजेंटेशन। इंडस्ट्री लेवल पे हमने देखा कि करीब 200 से 175-200 के बीच में आपको कंपनीज दिखेगी विच आर प्रेजेंट इन दी नॉन लार्ज कैप काइंड ऑफ स्पेस। सो लॉट ऑफ देम are typically high growth businesses. That's where we want to focus on. We don't want to just go with some large names just because it's an MNC or index में बड़ा weight है, but we'll rather focus on leaders which are leaders, global leaders, but probably not as big in India. Hence, there's a case for them to achieve even bigger scale as we go forward. Also, we will look at a lot of Indian MNCs जो global capabilities है आज जिनके पास, जो इस डेफिनेशन में क्वालिफाई भी हो रहा है। So this will be the core part of the portfolio where you target higher growth. So usually FMCG जो है वो इंडेक्स में बहुत बड़ा वेट है उसका, लगभग एक तिहाई इंडेक्स का या 35% ऑफ द इंडेक्स इज इनटू एफएमसीजी। So one of the reasons why the MNC index has not done well in the recent 12 months, 18 months also is because of this high weightage to FMCG, which we'll try and address in our portfolio allocation when we do the allocation mix. So we'll also have some allocation to some of the large names because that will give you liquidity, that will give you more stability to the portfolio. And so that also will be part of the overall allocation as a satellite part of our allocation. So obviously this is going to be a very diversified fund. It will invest across different subsegments of the market, different sectors of the market. Purely bottom-up stock selection approach. We'll first identify stocks and then we will see whether the sector also we have a different view on that. So all that will happen there. We will not have a huge benchmark orientation. तो benchmark से जो alignment की हम बात करें तो बहुत ज्यादा नहीं रखेंगे क्योंकि index काफी narrow. We will run a more diversified kind of portfolio. So this is what I had to share on the markets and on the fund. तो मैंने काफी समय से बोल लिया इस पे, तो let me stop here. Thank you.